गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं पहले दिन जो है भारत के प्राकृतिक प्रदेशों का और उसके जीवन, वहाँ के जीवन और उसका वहाँ कृषि और उद्योगों के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज उसी में आगे चलते हैं। उस समय हम वहाँ तक पहुँचे थे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में बता रहे थे और आगे अब हमें पढ़ाना है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद जो है दक्षिण का पठार और तटीय भाग एवं द्वीप समूह। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में सब कुछ हो गया था, एक चीज़ बच गया था। वो क्या बचा था कि जो है जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के जो मैदान हैं, जो पर्वत हैं, मैदान नहीं जो पर्वत हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पंजाब का हिमालय कहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से जो सतलज नदी से जब हम चलते हैं, सतलज नदी से काली नदी के बीच जो है कुमायूं का हिमालय कहते हैं। फिर कुमायूं हिमालय से हम चलते हैं तीस्ता नदी तक, जो है तीस्ता नदी तक, इसे जो है नेपाल का हिमालय कहते हैं। फिर नेपाल हिमालय से अगर हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है, वहाँ जो है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं हम लोग जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान 3200 किलोमीटर लंबा और 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा मैदान है और ये भारत का काफ़ी जनसंख्या घनत्व वाला कह सकते हैं और काफ़ी यहाँ जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ जो लोग रहते हैं कृषि कार्य करते हैं। यहाँ हिमालय से जो है 12मासी नदियाँ, विभिन्न नदियाँ निकलती हैं। जैसे एक एक करके हम लोग व्याख्या करते हैं। जैसे सिंधु नदी निकलती है और सिंधु की सहायक कई नदियाँ जैसे चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज इत्यादि नदियाँ निकलती हैं और इन नदियों के निकलने से जो है पंजाब का काफ़ी उपजाऊ भूमि है, जहाँ गेहूँ की कृषि और गन्ने की कृषि खूब होती है। तो ये जैसे अब सिंध जैसे जो है जैसे ब्यास और सतलज के बीच, ब्यास और सतलज के बीच जो मैदान होता है जिसको हम शॉर्टकट में बिस्त कहते हैं, ऐसे ही रावी और ब्यास के बीच जो मैदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, बारी कहते हैं। ऐसे ही चेनाब और रावी और चेनाब के बीच जो मैदान बनता है उसे रचना कहते हैं। ऐसे ही चेनाब और झेलम नदी के बीच जो मैदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, चाच कहते हैं। तो ये तो रहा है सिंधु नदी के या सिंधु की सहायक नदियों के मैदानी क्षेत्र के मैदान। फिर आते हैं यहाँ पे जो है गंगा नदी प्रमुख नदी है। गंगा नदी की कई सहायक नदियाँ हैं। पूरा ये जो है कह सकते हैं पूरा मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पे जो है जो मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में यमुना नदी इसकी जो है कह सकते हैं दाहिने तट से मिलने वाली नदी होती है और दाहिने तट से मिलने वाली पहली नदी, उसके बाद सोन होता है और भी नदियाँ मिलती हैं। तो इसमें गंगा एक प्रमुख नदी है और गंगा में कह सकते हैं बाएं तरफ से कई नदियाँ मिलती हैं, वो हिमालय से आती हैं। जैसे रामगंगा हो गया, जैसे गोमती हुई, जो गोमती जो है आपके जो है पीलीभीत के फुल्लर झील से निकल के जो है गंगा नदी में मिलती है और जौनपुर से होके जाती है, तो इस गोमती नदी हो गई। फिर इसमें घाघरा, जिसको हम सरयू भी कहते हैं, घाघरा नदी हो गई जो फैजाबाद से होकर निकलती है, काफ़ी पवित्र स्थल भी है। उसके बाद गंडक नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, फिर तीस्ता नदी भी होती है, उधर से आके ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिल जाती हैं। यानी अब यहाँ ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील से निकल कर जो है यहाँ से जब ये निकलती है तो इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। और जब ये आती है यहाँ पे जो है नमूचा बरवा की पहाड़ी है, वहाँ के दर्रे से जब यहाँ आगे बढ़ती है तो भारत में प्रवेश करती है, तो इसको दिबांग और लोहित नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं और दिहांग के नाम से जानी जाती है। फिर आगे चलती जब ये नदियाँ मिल जाती हैं तो इसको जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है।
ये काफ़ी इसका विस्तृत पूरा जो है क्षेत्रफल है और यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ मैदान है। फिर हम बात करते हैं अभी उपजाऊ मैदानों में, तो इसकी जैसे होता क्या है, भाभर होता है जहाँ से नदी निकलती है, उसे जो है वहाँ क्या होता है, बोल्डर होते हैं, कुल बोल्डर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। बोल्डरों में जो है गोले गोले होते हैं, जिसको हम जो गोले गोले होते हैं उसको हम कांग्लोमेरेट भी कहते हैं। और उस गोले गोले पत्थरों में क्या होता है कि नदियाँ जो है लुप्त हो जाती हैं, वो हमारा जो है भाभर क्षेत्र कहलाता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, हिमालय के नीचे जो इसकी चौड़ाई है वह 10 से 12 किलोमीटर है। उसके बाद आता है तराई प्रदेश आता है, भाभर से जस्ट नीचे जो है तराई प्रदेश होता है, जिसको हम दलदली प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ अक्सर पानी जमा होता है और वर्षा भी अधिक होती है, जो भी वर्षा हुई आके यहाँ जमा होता है। धान इत्यादि की खेती होती है, धान की होती है, गन्ने की खेती होती है, इन सब की खेती होती है, यानी अधिक पानी लेने वाली फसल ही उगते हैं। उसके बाद आते हैं बांगर पे, कि बांगर क्या होता है, जैसे ये नदी है, ये नदी जब इसका ये जो है क्या होता है, अपवार क्षेत्र होता है, यहाँ तक मतलब बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँचता है। इसके ऊपर क्या होता है, एक इसके ऊपर का प्रदेश जो होता है वो कह सकते हैं कि वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, जिसको काफ़ी सख्त मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम बांगर कहते हैं। उसके बाद जो है आते हैं खादर, नदियों का जल जहाँ तक पहुँचता है, यानी बाढ़ का पानी जहाँ तक पहुँचता है उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। यानी खादर मिट्टी होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। यहाँ पे काफ़ी कह सकते हैं अपने साथ जो भी वानस्पतिक पदार्थ है वो सब उगवाती हैं जो है, तो काफ़ी उपजाऊ कर देती है। और उसके बाद डेल्टा आता है, डेल्टा काफ़ी विस्तृत होता है, डेल्टा विस्तृत हो जाता है और काफ़ी उपजाऊ होता है। और बीच बीच में इसके ऊपर भी जो मिट्टी होती है, डेल्टा के ऊपर जो मिट्टी होती है उसे हम ढूंढ कहते हैं, यानी जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है उसे हम क्या कहते हैं, ढूंढ कहते हैं। ये तो रहा भाभर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। उसके बाद हम आते हैं, ये तो रहा जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान, यहाँ क्या होता है, यहाँ अब आते हैं इसकी जो है लाइफ पे जनजीवन मैंने बताया कि काफ़ी जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी संघर्षशील जीवन है। लोग जो है खेतों में ज़्यादा कार्य करते हैं और यहाँ पे बहुत से जो है कह सकते हैं उद्योग धंधे भी लगे हुए हैं, जैसे जो है नरोड़ा पनबिजली उद्योग है और बहुत से उर्वरक उद्योग है और ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, कालीन इत्यादि कर सकते हैं व्यवसाय में लोग यहाँ लगे हैं। और विभिन्न नगर भी हैं, जैसे आपके जो है अगर यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न नगरों, कानपुर जो है औद्योगिक नगर है, ये इलाहाबाद जिसको आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, नैनी औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे ही वाराणसी में भी औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब विभिन्न यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र असम में है, असम के गुवाहाटी में है, वहाँ पे बहुत से जो है कह सकते हैं जो तेल शोधन शालाएँ हैं, जैसे डिगबोई है और नहरकटिया है इत्यादि। आगे आते हैं जो है हम लोग दक्षिण का पठार के बारे के विषय में जानते हैं। दक्षिण का पठार विंध्याचल से शुरू होकर, दक्षिण का पठार विंध्याचल से शुरू होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब दक्षिण के पठार में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, तो यहाँ से बहुत से जैसे जो है विंध्याचल का पठार हो गया, उसके जब आते हैं तो विंध्याचल में ये दो नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ आती हैं, एक नर्मदा नदी है और एक तापी नदी है। इसके बीच जो है नदी को जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, सतपुड़ा क्षेत्र, सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। और यहाँ भी जो है महादेव की पर्वत श्रेणियाँ है, मैकाल श्रेणी है इत्यादि पर्वत श्रेणियाँ है। यही जो अब इसका एक तटीय भाग होता है जिसको हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। इस पश्चिमी घाट या पश्चिमी घाट कर सकते हैं एक जो है
पश्चिमी घाट जो है एक पर्वत है, और पर्वत इसलिए है क्योंकि जो है तटीय मैदान जो है नीचे की तरफ दब गए, यानी बैठ गया, जो है समुद्र में समाहित हो गया। तो जो मैदान बना, जो नदियों के अपरदन और क्षण से जो है जो मैदान बना, उसी को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी कह सकते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। और फिर ये पश्चिमी घाट पे क्या कहते हैं, यही जो पर्वत है, पश्चिमी घाट का पर्वत है, इसी के विभिन्न नामों से भी जाने जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसको सतपुड़ा श्रेणी भी कहते हैं। उसके बाद जो है इसी में जो है अन्नामलाई, नल्लामलाई, और अब आते हैं इसी जो है अन्नामलाई में जो है अनायमुड़ी, जो 2695 किलोमीटर की ऊंचाई कह सकते हैं दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे विभिन्न और भी जो है वो हैं, तो पूर्वी घाट पे आते हैं। तो पूर्वी घाट ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं जो है नदी अपरदित, जो है बीच बीच में नदियों का अपरदन हुआ है, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं यहाँ, बहुत सारी नदियों की निकलती हैं। तो काफ़ी कटा छटा जो है पठारी भाग है। अब इस कटे छठे पठारी भाग में जैसे स्वर्णरेखा नदी जो है पूर्व की ओर निकलती है, महानदी निकलती है, फिर गोदावरी नदी निकलती है, कृष्णा नदी, कावेरी इत्यादि नदियाँ निकलती है। तो यहाँ पे भी जो है कई पर्वत हैं, जैसे यहाँ पे भी मैदान भी है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, और यहाँ की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी जो है महेंद्रगिरी है। ये तो रहा जो है दक्षिण का। अब यहाँ की बात करते हैं लाइफ की। यहाँ जो है जो जनजीवन है काफ़ी जो है संघर्षशील व्यक्ति हैं जो है, और जनसंख्या का जो घनत्व है काफ़ी कम है और पठारी भागों में। और यहाँ जो है जो कृषि कार्य होते हैं तो उत्तर भारत की तरह नहीं हो पाते हैं, काफ़ी पानी के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है इनको। विभिन्न प्रकार के नहरें भी निकाली गई हैं जो उतनी उपयुक्त नहीं है, और यहाँ जो है कुओं से कह सकते हैं, कुओं की भी इस समय तो कुओं से अधिक सिंचाई होती ही है, तालाबों से भी सिंचाई अभी आज भी प्रचलित है कि तालाबों से सींचा जाता है खेतों। उसके बाद जो है फिर बात करते हैं इस पठारी भाग की हो गई। उसके बाद हम लोग आते हैं तटीय, फिर यहाँ पे कृषि हो गया और उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं, और हमें लगता है कि पूरा औद्योगिक क्षेत्र ही है जो है। आप जो है इस प्रदेश में सबसे इस राज्य यहाँ के राज्यों में सर्वाधिक औद्योगिक का क्षेत्र है महाराष्ट्र, जो है पूरे भारत में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे तेल शोधन और भी विभिन्न प्रकार के उद्योग प्रचलित हैं। उसके बाद आते हैं तटीय भाग में द्वीप समूह। तटीय भाग में द्वीप समूह, तो तटीय भाग की बात करते हैं कि भारत का मैंने बताया था कि 6,100 इसका जो तटों के 6,100 किलोमीटर की लंबाई में तट जो है फैले हुए हैं, पश्चिमी तटीय मैदान के रूप में, पूर्वी तटीय मैदान के रूप में प्रसिद्ध हैं, और द्वीप समूह के तट हैं जो है। तो पश्चिमी तटीय मैदान में जो है सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो है इसको जो है काठियावाड़ तट कहते हैं। पूरे गुजरात के जो तट हैं इसको हम जो है तटीय मैदान को जो तट है उसको काठियावाड़ तट कहते हैं। फिर दमन से, ये जो है काठियावाड़ से लेकर सौराष्ट्र तक है। फिर जो है दमन से लेकर जो है गोवा तक के तट को हम जो है कोंकण तट के नाम से जानते हैं। फिर फिर जो है कन्नड़ तट आता है। गोवा से मंगलुरु के तट को हम क्या कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। उसके बाद यहाँ जो है मालाबार तट है। और इन तटीय प्रदेशों में अगर देखते हैं तो काफ़ी जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो उद्योग है वो मछली पालन उद्योग है, तेल शोधनशाला उद्योग है। काफ़ी तटीय भागों में तेल शोधनशालाएँ हैं, परिष्करण किया जाता है तेलों का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, इस मालाबार तट के आगे से ये जो है कन्नड़ तट से कन्याकुमारी तक है। उसके बाद फिर यहीं से चलते हैं तो गोदावरी डेल्टा तक जो है, गोदावरी डेल्टा तक जो है
एक कोरोमंडल तट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भी तेल शोधन शालाएँ और काफ़ी जनसंख्या है। और सबसे बड़ी पूर्वी तट कोरोमंडल, और उसके बाद जो है अगर आगे बढ़ते हैं तो उत्कल तट के नाम से है। कृष्णा नदी और महानदी के बीच जो तट है उसको उत्कल तट के नाम से जानते हैं। और फिर जो है आगे चलते हैं, महानदी से स्वर्ण रेखा नदी के बीच जो तट है उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। इस उत्तरी सरकार तट में एक जो है लैगून झील है, चिल्का झील, जो विश्व प्रसिद्ध है और यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी तट की। जो है पूर्वी तट में कह सकते हैं काफ़ी उपजाऊ और नदियों से जो है लाई गई जलोढ़ मिट्टियाँ यहाँ के लिए काफ़ी उपजाऊ हैं जगह। और इसमें जो है काफ़ी जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। लेकिन यहाँ का जीवन काफ़ी कठिन है, क्योंकि जो है इस तट पे भी कठिन है, तटीय भागों पे जीवन कठिन है, क्योंकि जो तट पे लोग निवास करते हैं उनमें वहाँ चक्रवातों की सबसे बड़ी समस्या है। उसमें उड़ीसा नंबर 1 पे है। उड़ीसा में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। उस चक्रवातों का सामना तटीय लोग करते हैं। और फिर दूसरा नंबर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। इन लोग इस भागों में भी चक्रवात आते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं द्वीपों की। अगर द्वीपों की बात करें जो है तो जो भारत में जो है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह, तो यहाँ जो एक जो है द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें जो है अंडमान और निकोबार, जैसे उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, ये सब द्वीप हैं। और ये द्वीपों के समूह में 542 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 542 द्वीप समूह हैं। और इसमें जो है सबसे दक्षिणी जो है ग्रेट, उसके बाद निकोबार आता है, इसमें कार निकोबार, लिटिल जो है निकोबार, और जो है ग्रेट निकोबार आता है। ग्रेट निकोबार में ही भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम क्या करते हैं पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और यह 6.4 डिग्री से शुरुआत होता है। यानी सबसे दक्षिण, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाएगा तो 6.4 डिग्री है। और उसके बाद आते हैं लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप पे भी जो है यहाँ पे जो है 36 द्वीपों का समूह है और लक्षद्वीप की राजधानी करवत्ती है। और यहाँ पे भी काफ़ी जो है बहुत सबसे, अगर देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो है द्वीप समूह है लक्षद्वीप है। यहाँ सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है, जो केंद्र शासित प्रदेश भी है। उसके बाद जो है अंडमान निकोबार में भी काफ़ी जनसंख्या, यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता है कि 80% से ऊपर 85% जो है यहाँ पे वन पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे भी लोगों की जनसंख्या काफ़ी कम है। और बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे